हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओलिगोहाइड्रोमनियाज एंड पॉलीहाइड्रोमनियाज के बारे में देखेंगे। ये ओबीजी के अंदर आता है। ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है और इन दोनों को अलग अलग भी दे सकता है शॉर्ट नोट्स में। तो हम लोग शुरू करते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज के बारे में। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। रिड्यूस्ड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम मेजर्ड एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर और सिंगल डिपेस्ट पॉकेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एसडीपी होता है, जो लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है। इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको अपन एएफआई के द्वारा मेजर करते हैं। एएफआई का फुल फॉर्म एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो या फिर एसडीपी में मीन्स सिंगल डिपेस्ट पॉकेट जो है ये 2 सेंटीमीटर से कम हो तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियाज होता है। ओलिगोहाइड्रोमनियाज का दूसरा नाम लो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोमनियाज में क्या होता है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज को एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोमनियाज में होता है कि एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड मेजर्ड एज अ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसको एएफआई बोलते हैं, जिसके द्वारा अपन मेजर करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, जो कि मोर देन 25 सेंटीमीटर और सिंगल डिपेस्ट पॉकेट यानी एसडीपी जो होता है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, जिसको अपन एएफआई के द्वारा मेज़र करेंगे तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा, या फिर एसडीपी के द्वारा मेज़र करेंगे तो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। अब हम लोग इसके कॉजेज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ओलिगोहाइड्रोमनियाज के कॉजेज़ देखेंगे। इसका मैटरनल अगर देखें कि मैटरनल क्या क्या कॉजेज होते हैं जो कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज को कॉज कर सकता है, तो फर्स्ट है हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ जाना। सेकंड है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के अंदर भी बीपी इंक्रीज हो जाती है, बट वो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है मदर के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्रोनिक हाइपोक्सिया, जिसके अंदर हाइपोक्सिया जो है वो क्रोनिक हो जाए। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। उसके बाद फीटल कॉजेज होते हैं जिसके अंदर रीनल एजेनेसिस हो गया, जिसको पोर्टर सिंड्रोम भी बोला जाता है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि इंट्रायूटेराइन जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। क्रोमोजोमल एनामेलीज, कोई भी क्रोमोजोमल रिलेटेड प्रॉब्लम हो भी फीटस के अंदर तो भी हो सकता है, लाइक दैट ट्राइजोमी 18। उसके बाद प्लेसेंटल कॉज देखें तो यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी एब्रिप्शन। यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी जो है ये प्लेसेंटा का एबनॉर्मल टाइप होता है। उसके बाद लेट्रोजेनिक कॉजेज़ देखें तो इसमें यूज ऑफ नसेट्स, मतलब कि कोई भी नसेट्स कैटेगरी का ड्रग अपन यूज करें तो भी हो सकता है। उसके बाद अपन पॉलीहाइड्रोमनियाज के कॉजेज़ के बारे में देखें तो इसके मैटरनल कॉज में होता है कि डायबिटीज मेलाइटस। किसी भी मदर को अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो चांसेस होता है कि वो ओलिगोहाइड्रोमनियाज को कॉज कर सकता है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जो होती है वो डिफरेंस होती है। अगर किसी मदर को आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है तो भी वो कॉज कर सकता है पॉलीहाइड्रोमनियाज को। उसके बाद है मैटरनल इन्फेक्शन, जिसको टॉर्च बोलते हैं। अगर मदर को मैटरनल इन्फेक्शन है तो भी वो कॉज कर सकता है
पॉलीहाइड्रोमनियाज को। उसके बाद फिटल कॉजेज देखें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स लाइक दैट एनएनसेफेली, स्पाइना बाइफिडा। अगला है जीआई एनामिलीज, जिसके अंदर इसोफेगियल या फिर डुओडेनल एट्रेसिया हो जाए, हाइड्रोप्स फिटेल्स हो जाए, मल्टीपल जेस्टेशन हो जाए। अगर आइडियोपैथिक कॉजेज की बात करें तो ये 50% केसेस में होता है। उसके बाद अपन ओलिगो के पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि इसके अंदर होता है कि रिड्यूस यूरिन प्रोडक्शन बाय द फेटस और इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन लीड्स टू लो फ्लूइड लेवल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो यूरिन प्रोडक्शन है फेटस के द्वारा वो रिड्यूस हो जाता है एंड एमनियोटिक फ्लूइड का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है। पॉलीहाइड्रोमनियाज के पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इंक्रीज फीटल यूरिन आउटपुट और इम्पेयर्ड स्वेलिंग लीड्स टू फ्लूइड एक्युमुलेशन। इसके अंदर तो यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, बट पॉली के अंदर यूरिन आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इम्पेयर्ड के अंदर वो जो होता है जो स्वेलो करेगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके। अब हम लोग इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि प्रेगनेंसी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओलिगो के देखते हैं। फिटल कंप्रेशन, जिसके अंदर लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन, जिसके अंदर वेरिएबल डिसलेरेशंस एंड फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, म्यूकोनियम स्टेंड एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ऑनगोइंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर IUGR होता है, पोस्टर्म प्रेगनेंसी होता है। उसके बाद हम लोग पॉली के अंदर प्रेगनेंसी का पर क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। फर्स्ट है यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन, जिसके अंदर प्रीटर्म लेबर की चांसेस हो सकती है, PROM हो सकता है मतलब प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यूटेराइन एटोनी हो सकती है, पोस्टमार्टम हेमोरेज हो सकता है, मैटरनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है, जिसके अंदर डिस्पनिया, एडिमा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स हो सकता है, फीटल माल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो फीटस है उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो माल प्रेजेंटेशन होगा, लाइक ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो यूटेराइन का लोअर पोल होता है उसके अंदर फीटस का बटक्स प्रेजेंट होता है एंड फिट प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, कोड प्रोलैप्स हो सकता है। उसके बाद स्टिल बर्थ रिस्क इन सीवियर केसेस, स्टिल बर्थ भी हो सकती है अगर सीवियर केसेस अगर पॉलीहाइड्रोमनियाज की प्रॉब्लम सीवियर हो रही है तो स्टिल बर्थ को भी कॉज कर सकता है। उसके बाद हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे कि ओलिगो के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है अपना हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कि जो फिटल मूवमेंट है वो डिक्रीज होगा, वो इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है। जो भी फिटस है मदर के ओम के अंदर तो उसका मूवमेंट भी एमनियोटिक फ्लूइड के वजह से ही होता है और एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो प्रोटेक्ट भी करता है बेबी को किसी भी आउटर इंजरी से, जो भी एक्सटर्नल इंजरी हो रहा हो तो उससे फिटस को प्रोटेक्ट करता है। तो फिटल मूवमेंट में डिक्रीज हो जाएगा, मैटरनल हाइपरटेंशन हो जाएगा या फिर पोस्टर्म प्रेगनेंसी हो जाएगा। अगर पाल्पेशन करेंगे तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज दिखेगा। अगर जेस्टेशनल पाल्पेट करेंगे तो जो फीटस है हमें ऐसा फील होगा कि वो जेस्टेशनल एज जो उसका चल रहा हो फीटस का उसके अकॉर्डिंग हमें जो फीटस है वो स्मॉल फील होगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है। डिफ़िकल्टी इन फीलिंग फीटल पार्ट्स, जो भी फीटल पार्ट्स है उसको फील करने में भी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम है। इसलिए फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, इसके अंदर फीटल हार्ट अगर मॉनिटर करेंगे तो हमें नॉन रीएश्योरिंग पैटर्न्स दिखेगा, मतलब कि लेट डिसलेरेशन दिखेगा।
अगर वहीं अपन पॉलिक का बात करें तो इसके अंदर अगर हिस्ट्री लेंगे तो मैटरनल ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगा, एक्सेसिव वेट गेन होगा, रैपिड एब्डोमिनल इनलार्जमेंट होगा, मतलब एब्डोमिनल इनलार्जमेंट जो होगा वो रैपिडली होगा। अगर पाल्पेट करके अपन देखेंगे तो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज फेटस, मतलब कि इसके अंदर तो जो फेटस है वो उसके जेस्टेशनल एज से लार्ज हमें फील होगा। डिफ़िकल्टी इन इंगेजिंग फेटल हेड, जो फेटल का हेड है वो इंगेज नहीं होगा इतना आसानी से। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा होता है तो वो स्लिप कर जाता है। इसके वजह से फेटल हेड भी इंगेज नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्टी होगी। अगर अस्कल्टेट करेंगे तो डिस्टेंस फेटल हार्ट साउंड हमें सुनाई देगा। उसके बाद इसके डायग्नोसिस के बात करें अपन तो ओलिगो के अंदर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो जो AFI हो आएगा वो हमें लेस देन 5 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर SDP करते हैं तो लेस देन 2 सेंटीमीटर दिखेगा। अगर डॉपलर स्टडी करेंगे तो असिस प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होगी। एमनियो इन्फ्यूज़न टेस्ट करेंगे तो लेबर में रिस्पॉन्स टू चेक रिस्पॉन्स इन लेबर, मतलब कि लेबर में चेक करने को रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद पॉलिक के अंदर डायग्नोसिस देखें तो EVSG करेंगे तो जो AFI है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा और SDP जो है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे जो कि रूल आउट करेगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ को। उसके बाद फिटल एनोमली स्कैन करेंगे तो टू चेक फॉर GI और CNS एनोमलीज। कोई भी CNS से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, या फिर कोई GI से रिलेटेड है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन मैनेजमेंट में देखें तो माइल्ड केसेस एंड सीवियर केसेस, दो केसेस होते हैं। माइल्ड केसेस में होता है हाइड्रेशन एंड मैटरनल रेस्ट। हाइड्रेशन एंड मैटरनल रेस्ट जो मतलब कि मैनेज उसको तो मतलब हाइड्रेशन यानी प्रॉपर पानी के लिए उसको इंक्रेज करेंगे कि वो प्रॉपर पानी ले। मैटरनल मतलब जो मदर है उसको रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। सीरियल मॉनिटरिंग बाय अल्ट्रासाउंड, मतलब कि EVSG के द्वारा प्रॉपर अपन मॉनिटरिंग करेंगे टाइम टू टाइम। अगर वहीं पर सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो रहा है तो उसके अंदर एमनियो इन्फ्यूज़न करेंगे ड्यूरिंग लेबर, ताकि अपन कोड कंप्रेशन को रिड्यूस कर सके। इंडक्शन ऑफ लेबर एट टर्म और इफ फिटल डिस्ट्रेस अकर्स, इंडक्शन ऑफ लेबर करवाएंगे टर्म के टाइम पे या फिर फिटल डिस्ट्रेस उसमें से अपन प्रिवेंट कर सके, ताकि सी सेक्शन इफ़ नन रीएश्योरिंग फिटल हार्ट रेसिंग, अगर फिटल हार्ट रेसिंग नहीं हो पा रहे तो वहाँ पे अपन सी सेक्शन के लिए एडवाइस करेंगे मदर को कि वो सी सेक्शन करवा ले, यानी सिजेरियन सेक्शन करवा ले, ताकि जल्दी से अपन बेबी को बाहर निकाले, ताकि मदर और बेबी को कोई ज़्यादा खतरा ना हो। उसके बाद पॉलिक के अंदर अपन मैनेजमेंट देखें तो माइल्ड केसेस, यानी कि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइल्ड है केसेस, तो अपन क्या करेंगे कि मैटरनल पोजीशनिंग देंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, अगर कोई भी जिस भी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसको अपन पहले ट्रीट करेंगे। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। अगर वहीं पर प्रॉब्लम सीवियर है तो एमनियो रिडक्शन करेंगे, जिसके अंदर थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस करते हैं ताकि डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिले मदर को। इंडोमेथासिन देंगे बिफोर 32 वीक ही ये दे सकते हैं, ताकि फेटल यूरिन आउटपुट जो है वो रिड्यूज हो सके। अर्ली डिलीवरी इफ़ फेटल डिस्ट्रेस और सीवियर सिम्टम्स, अगर सीवियर सिम्टम्स आ रहा हो मदर के अंदर या फिर फेटल डिस्ट्रेस हो रहा हो तो अर्ली डिलीवरी करवाएंगे। अगर नॉर्मल है पॉसिबल तो नॉर्मल करवाएंगे या फिर सिजेरियन सेक्शन से करवाएंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोनों अलग अलग शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है या फिर इसके अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है इन दोनों के बीच में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।